मित्रों, कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो अनेकानेक बार व्यवधान आए और उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए निरंतरता के सिद्धांत को कल प्रदर्शित किया। अगर देश को आत्मनिर्भर होना है तो निरंतरता को सदैव बनाए रखना होगा। चर्चा हम कर रहे थे कृषि क्रांतियों की। हम कह रहे थे कि अन्न का उत्पादन 6 गुना बढ़ा, अंडा, दूध, फल सब्जियों का उत्पादन तो 10 गुना से ज्यादा बढ़ा, मछली का उत्पादन तो 15 गुना बढ़ा और उसी काल में अंडे का उत्पादन तो 50 गुना बढ़ा। अंडे का उत्पादन करीब करीब 20% की कंपाउंड ग्रोथ रेट से बढ़ा। और अगर हम 1997 से 2003 के बीच की बात करें तो वह तो अद्भुत काल था। उस काल में अंडे का उत्पादन 40% से अधिक की वृद्धि दर से बढ़ा। ये सब कुछ बढ़ा उन्नतशील तकनीकी के विकास से, उसके सदुपयोग से, कृषकों के अथक परिश्रम से। अनेकानेक क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भर हुआ। तिलहनी और दलहनी फसलों में आशातीत बढ़ोतरी नहीं हुई थी, पर अगर वहां भी हम देखते हैं तो विगत 20-25 वर्षों में अगर हम देखें तो तिलहनी फसलों का उत्पादन 3 गुना हो गया। दलहनी फसलों का उत्पादन भी पिछले वर्ष से अगर आप देखते हैं तो बहुत कुछ बढ़ गया। मैं चर्चा कर रहा था कि 1962 और 1965 के जो युद्ध हुए देश में, उस समय PL 480 में गेहूं विदेशों से आता था। मैं एक छोटा बच्चा था और देखता था। हम लोगों के घरों में लेवी के जौ और चने वसूल करने के लिए पुलिस भी आती थी और मैं देखता था कितने मर्माहत होकर के किसान उसको देते थे, क्योंकि उनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए भी उपयुक्त मात्रा में अन्न नहीं होता था। तो 22 और 62 और 65 में हमारे तब के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जून का खाना एक दिन छोड़ा और पूरे देश से आह्वान किया था। हम सब लोग एक दिन भोजन नहीं करते थे, पर आज हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं। आज कहीं अन्न की कोई कमी नहीं है। आज सब्जियों की कहीं कोई कमी नहीं है। आज फलों की कहीं कोई कमी नहीं है। आज दूध की कहीं कोई कमी नहीं है और मछली, अंडे की कहीं कोई कमी नहीं है। क्या हमने कभी सोचा कि तब हम 140 मिलियन हेक्टेयर प्लस माइनस 2 मिलियन हेक्टेयर में खेती करते थे और आज भी हम 140 प्लस माइनस 2 मिलियन हेक्टेयर में ही खेती करते हैं। खेती का रकबा नहीं बढ़ा। आबादी करीब करीब 4 गुना हो गई, फिर भी हमारे भंडार भरे हुए हैं। इसलिए हम वंदन करते हैं कृषकों का, वंदन करते हैं नीति निर्धारणकर्ताओं का, वंदन करते हैं वैज्ञानिकों का। मैं हमेशा अपने वैज्ञानिक मित्रों से कहता रहता था, आप जीवन में सुनने के लिए पैदा हुए और सुन करके काम करने के लिए पैदा हुए। ऐसा मैं क्यों कहता था? ऐसा मैं आज भी क्यों कहता हूं और ऐसा हमें क्यों कहते रहना चाहिए एक कृषि वैज्ञानिक को, एक कृषि कार्यकर्ता को? वो इसलिए कि पूरे विश्व की 17.78% आबादी भारतवर्ष में है। पूरे विश्व का मात्र 4.2% पानी हमारे देश में है और पूरे विश्व का मात्र 2.3% जमीन भारतवर्ष के पास है। और इस पर 17.78% जनसंख्या के भार के साथ ही 11%
प्रतिशत पशुधन का भी भार इस धरती पर है। तो हमारी जो धरती है उस पर औसत आबादी जो दुनिया की है उससे 5 से 6 गुना ज्यादा भार है हम मानवों का, पशुओं का। तो इनका भरण पोषण करना, कुपोषण निवारण करना, आय, कृषकों की आय में बढ़ोतरी करना, जहां छोटे छोटे जोत हैं, बिखरे बिखरे जोत हैं, किसानों के पास इनपुट सपोर्ट सिस्टम का काफी कुछ अभाव है, प्रशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य, विपणन की अनेकानेक व्यवस्था तो हुई, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। तो अगर आत्मनिर्भर हमें देश में होना है तो कृषि के मूल मंत्र को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि 17.78% आबादी, 4.2% पानी, 2.3% जमीन ही मात्र हमारे पास है। इसलिए विचारणीय यह है कि यह कैसे होगा और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। उत्पादन तो होता है, उपभोग भी होता है। अभी आप देखे होंगे इस कोरोना काल में, चाहे सब्जी हो, चाहे फल का उत्पादन हो, चाहे दूध का उत्पादन हो, चाहे मछली का उत्पादन हो, चाहे अंडे का उत्पादन हो, या वो चीजें जो पेरिशेबल, जो जल्दी से खराब हो जाती हैं, हमारे कृषक भाइयों और बहनों को बहुत नुकसान हुआ। एक तरफ उपभोक्ता को ये चीजें मिली नहीं है और दूसरी तरफ ये जो उत्पादित वस्तुएं हैं उन तक पहुंची नहीं है और किसान के ये उत्पाद कौड़ियों के भाव बिके हैं। ऐसी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए आगे बढ़ाने के लिए हमें निवेश करना पड़ेगा एक ऐसी देश में प्रणाली विकसित करने के लिए जो उत्पादन से उपभोग तक की प्रणाली हो। हमें ऐसी प्रणाली उत्पादन से उपभोग तक की बनानी पड़ेगी जो समेकित हो, जो समग्र हो। यह ऐसी प्रणाली हो जिसमें इनपुट सपोर्ट सिस्टम से शुरू करके उत्पादन, प्रशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य, विपणन, मूल्य संवर्धन, विविधीकरण, इन विभिन्न आयामों को समाहित करना पड़ेगा। इस तरह की प्रणाली हमारे देश में नहीं है और इस प्रणाली की आत्मनिर्भरता को निरंतरता देने के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, पूरे विश्व का मात्र 2.3% जमीन ही भारतवर्ष में है, तो ये हमारी एक अमूल्य निधि है। हमने कहा 140 प्लस माइनस 2 बिलियन हेक्टेयर में खेती तब होती थी और अब होती है, पर इस जमीन में हो क्या रहा है? इस जमीन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो उत्पादकता देश को सिरमौर बनाती थी, उसकी उत्पादकता पर कुठाराघात हो रहा है। जमीन में जो कार्बन कंटेंट यहाँ की जमीन में था, जो उस समय 0.5% होता था, आज घट के आधा हो गया। तो कार्बन कंटेंट जब जमीन में नहीं होगा तो जीवाणु कैसे निवास करेंगे? 1 ग्राम मिट्टी या 1 मुट्ठी मिट्टी उठा लीजिए तो 6000 तरह के जीवाणु, और ये जीवाणु हमारे मित्र जीवाणु इसमें अनेकानेक हैं। कृषि के उन्नयन और विकास की मेरुदंड ये जीवाणु हैं, और इन जीवाणुओं को खाने के लिए अगर भोज्य पदार्थ नहीं रहेगा, कार्बन नहीं रहेगा, तो ये जीवाणु, इसमें ऑर्गेनिक मैटर अगर आप नहीं डालेंगे तो ये जीवाणु कैसे अबाध गति से निरंतरता को प्रदान करेंगे? ये कैसे उत्पादकता को बढ़ाएंगे? ये कैसे आपकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे? इसलिए आवश्यक ये हो गया है कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि जमीन में ऑर्गेनिक मैटर को मिलाया जाए। यह विवाद का विषय नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, अगर सब कुछ आप ऑर्गेनिक से कर सकते हैं तो इससे अच्छी और बात हो क्या सकती है? पर क्या आपके पास उतना ऑर्गेनिक मटेरियल है,
आप उसका सदुपयोग उस दिशा से कर रहे हैं जिसका उपभोग कर आवश्यकता की अनुपूर्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो विभिन्न केमिकल्स को आपको समाहित करना होगा। हमें याद रखना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपनाना होगा। हमें याद रखना होगा कि आप न्यूट्रिएंट चाहे ऑर्गेनिक मीन से दो चाहे इनऑर्गेनिक मीन से दो, पौधा तो उसे आयनिक मीन से ही लेता है। पौधा उसमें भेदभाव नहीं करता। पर होता क्या है कि अगर हम फर्टिलाइजर देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटाश देते हैं, अब थोड़ा बहुत सल्फर देने लगे हैं, थोड़ा बहुत जिंकेटेड यूरिया आई है तो जिंक भी जाने लगा है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। पर जब देश स्वतंत्र हुआ था तो भारतवर्ष की जमीन में मात्र एक मेजर तत्व नाइट्रोजन की कमी थी। आज 8, 9, 10 अनेक क्षेत्रों में अगर जाएं तो कहीं सल्फर की कमी है, तो कहीं जिंक की कमी है, तो कहीं बोरान की कमी है, तो कहीं मॉलिब्डेनम की कमी है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंसेज हो गया, वो इम्बैलेंसेज को हमें ठीक करना होगा। अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो आत्मनिर्भरता लाने में हमें आने वाले समय में बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कैसे ठीक होगा। योजनाएं हैं, योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित करना होगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पानी की। जितना भी देश में खेती बाड़ी हो रही है 65% उसमें अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग हो रहा है और वाटर टेबल अनेकानेक क्षेत्रों में 1 मीटर के आसपास नीचे चलता चला जा रहा है। मात्र यही नहीं होता है कि नीचे जाता है तो अधिक बिजली लगती है, अधिक डीजल लगता है उस पानी को ऊपर लाने में और सिंचाई करने में, पर होता यह है कि अनेकानेक क्षेत्रों में एक पानी प्रदूषित भी हो गया। तो एक तो खर्चा लगेगा, दूसरा पानी का नितान प्रभाव होगा। बहुत सारे क्षेत्रों में इसी पानी को जैसे वेस्ट बंगाल को ले लें, बिहार को ले लें, अब तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेकानेक जगहों में अगर आप देखें तो उधम सिंह नगर तक कई क्षेत्रों में कहीं आर्सेनिक है तो कहीं फ्लोराइड आयंस की प्रधानता होगी। अगर आप मूल रूप से देखते हैं तो जो पानी मैंने कहा कि पूरे विश्व की 17.78% आबादी के लिए हमारे पास 4.2% ही पानी है, उस पानी को भी देखें तो उसकी गुणवत्ता दिन गुना रात चौगुना घटती चली जा रही है। कहीं हेवी मेटल्स हैं तो कोई पॉल्यूटेंट्स हैं तो कहीं माइक्रोबियल लोड्स हैं। तो हमें इन वाटर स्रोतों पर विशेष ध्यान देना होगा और वरीयता सूची में इसे लाना होगा। सिंचाई के साधनों को हमें जुटाना होगा और सिंचाई के साधन मात्र अगर हम देखें 40-50 सालों का इतिहास देखें, हमने काफी कुछ खर्चा भी किया। और जिस बचपन की मैं बात करता था और जिस साथी की बात कर रहा था मैं, क्योंकि उन दिनों ये उन्नतशील प्रजातियां नहीं थी, सैलो ट्यूबवेल्स आए, कैनाल बनी, बहुत कुछ हुआ, पर क्या हमने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारी वाटर यूज इफिशियंसी पूरे देश की मात्र 20-25% ही हमारी वाटर यूज इफिशियंसी है जिस विधा से हम सिंचाई करते हैं। वहीं हम रोज नाम लेते हैं इजराइल जैसे देश का। इजराइल की वाटर यूज इफिशियंसी जो है कितनी है? 80% है। तो अगर मेरे पास पूरे विश्व का मात्र 4.2% पानी है और मेरी वाटर यूज इफिशियंसी मात्र अगर 20-25% होगी तो कितने दिन तक हम टिकाऊ खेती कर पाएंगे? कितने दिन तक ये हमारा वाटर का रिजर्व जो है वो काम दे पाएगा? जहां तक न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की बात हम कर रहे थे, आज एक 121 मिलियन हेक्टेयर के आसपास करीब 24% जो पूरे देश की जमीन है वो केमिकल डिग्रेडेशन का शिकार है। हमारी करीब 25-26 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो एसिड सॉइल्स है। वहां एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी है, बोरान की डिफिशियंसी है, आयरन की टॉक्सिसिटी है। 7-8 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन है जहां सेलिनिटी है, अल्कलिनिटी है। इस तरह से अनेकानेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर
माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी और डिग्रेडेशन है। तो इस पर एक निश्चित रूप से कार्य योजना बना के, कार्य योजना तो बहुत बनती है, उनको सुचारू रूप से ग्राउंड पर चलाना होगा। हमने सॉइल टेस्ट किए, सॉइल टेस्ट तो हम 1955 से ही कर रहे हैं। ये बात और है कि उस पर बहुत जोर दिया गया, अच्छा जोर दिया गया। 500 से 600 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ, और ऐसे अच्छे काम में और भी पैसा खर्च हो तो अच्छी बात होगी। पर हमने उसमें किया क्या? हमने नाइट्रोजन किया, फास्फोरेट किया, सल्फर किया, 4-5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किए, पीएच किया, इसी की सेलेनिटी अल्कलिनिटी मापने का, और फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली। और जैसा मैंने कहा 80 से 90% सॉइल की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस तो माइक्रो सॉइल बायोटा से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, और सॉइल बायोटा हम करेंगे ही नहीं। सॉइल बायोटा हमने किया ही नहीं, तो किस बात का ये सॉइल हेल्थ कार्ड है भाई? इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड अब बनाए। पहली बात है, चलिए जो आपने किया अच्छा किया, कम था पहले, ज्यादा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई लिख देता है कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, तो आपको डॉक्टर ये भी तो बताता है कि क्या करें, क्यों करें, कब करें, कैसे करें, क्या न करें, क्यों न करें। तो आपको किसान को बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारे जमीन में इस चीज की डिफिशियंसी है, इस तरह की कमी है, तो वो चीज उपलब्ध ही नहीं कराना पड़ेगा। आपको ये सुनिश्चित कराना पड़ेगा कि वो ज्ञान जो है किसान तक पहुंचे, ताकि उस ज्ञान का सदुपयोग कर किसान अपनी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ा सके। आप जहां न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेज है, आप न्यूट्रिएंट देते जाइए, आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो आप आय कैसे बढ़ाएंगे? आप ज्यादा उत्पादन कर देंगे। मैं तो बहुत बार बोलता हूं, मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूं और भुक्तभोगी हूं। इसलिए भुक्तभोगी हूं कि टेक्नोलॉजी जाती नहीं है अगर उनका सदुपयोग नहीं होता, अगर उनका दुरुपयोग होता है। ज्यादा प्रोडक्शन कर दो, ज्यादा नुकसान, कम प्रोडक्शन करो, कम नुकसान, प्रोडक्शन मत करो तो कोई नुकसान नहीं। आप ऐसी व्यवस्था ला करके भारत को जो है आत्मनिर्भर नहीं बना सकेंगे। अगर ज्यादा टमाटर पैदा हो जाता है तो कौड़ियों के भाव बिक जाता है, ज्यादा प्याज पैदा हो जाती है, और बहुत ज्यादा नहीं, 10% का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो गया तो मार्केट की जो स्विंग्स हैं वो इतना स्विंग लेती हैं कि 1 रुपया, 2 रुपया और 80 रुपये के बीच में ये स्विंग्स आती हैं। वो कौन सी मार्केटिंग व्यवस्था होगी, वो कौन सी व्यवस्था होगी, और वो कौन सा इंटरप्राइज होगा जो इतनी स्विंग्स को बर्दाश्त कर सके? अगर यही आप भंडारण की व्यवस्था करें, यही आप प्रशोधन की व्यवस्था करें, यही अगर आप मूल्य संवर्धन की व्यवस्था करें, यही अगर आप विविधीकृत उत्पाद की व्यवस्था करें, यही अगर आप कूल चेन ऑपरेशन की व्यवस्था करें, और ये सब आप कर सकते हैं, ये सब आप निवेश। कल मैं इस बात को कह रहा था, पूरा देश बड़ा खुश है, हम भी बहुत खुश हैं। किसान वंदनीय है, पूजनीय है, पर किसान की कर्ज माफी करके आप उसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अच्छी बात है, आपने कर्ज माफी की, आप 2000, 4000, 6000, 8000 रुपया देते हैं, अच्छी बात है, पर इससे क्या किसान आत्मनिर्भर होगा? इससे क्या वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा? कभी नहीं। इसलिए आवश्यकता है कृषि में निवेश की, आवश्यकता है कृषि में मूल साधनों की व्यवस्था करने की, आवश्यकता है कृषि में उपयोग होने वाले इनपुट सपोर्ट सिस्टम की लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने की, आवश्यकता है उन्नतशील प्रजातियों के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादित करने और किसानों तक पहुंचाने की, आवश्यकता है पौधरोपण सामग्री गुणवत्तापूर्ण उत्पादित हो और पहुंचे, आवश्यकता है मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण जीरे के उत्पादन की, आवश्यकता है ब्रूड स्टॉक लाने की, आवश्यकता है उनका सदुपयोग कर उन्नतशील चीजों के बीजों के उत्पादन करने की। तो ये सारी चीजें जो हैं हो तो रहा है, अगर होता नहीं तो इतना उत्पादन कैसे होता? पर जो आने वाली चुनौतियां हैं वो इतनी बड़ी चुनौतियां हैं। जब मैं दृष्टिपात करता हूं हिमालयन रीजन पर, और जब मैं देखता हूं कि आज हमारे करीब 83 ग्लेशियर्स जो है मैप हुए हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं कि 1100 स्क्वायर किलोमीटर जो मैप हुआ है उसमें 1
मीटर से लेके 63 मीटर तक ग्लेशियर हर साल रिसीड कर रहे हैं। ये हो रहा है। ये आने वाले समय में जो परिवर्तन होंगे उसमें और ज्यादा होंगे। तो जो इंडो गंगेटिक एलुवियम है, जहां सबसे बड़ा आपका भार है, वहां पानी की उपलब्धता पर असर पड़ेगा। और अगर आप एशियन रिपोर्ट को देखते हैं तो जो क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट है, इसमें सीधे आता है कि 1 से 10 वल्नरेबिलिटी स्केल पर इंडो गंगेटिक एलुवियम जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है वो 9 पर है। तो 0 to 10 स्केल पर 9 पर है। चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे डिजीज हो, चाहे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेज हो, चाहे जो है कार्बन की कमी हो, आप अनेकानेक चीजों को ले लीजिए। अब हमने कहा कि पूरे विश्व का मात्र 2.3% पानी भारतवर्ष में है। विकास तो हो रहा है, पर प्रश्न उठता है कि क्या वो प्लांट विकास है? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अब घर में, गांव में ईंटा के भट्ठे बनेंगे, लगेंगे ही, क्योंकि घर बनना है, दूसरे आपके सामान नहीं है। क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपकी ऐसी नीति हो कि मिट्टी ऐसे उठाई जाए वो ऊपर की सतह से न उठे, बल्कि वाटर बॉडीज भी वहां क्रिएट हो जाए, जिससे जो है एक्वाफर रिचार्ज होगा और वाटर भी आपका इकट्ठा हो जाए। पहले शादी ब्याह में बाउलियों के दान दिए होकर थे, सारी बाउलियां जो है पट्टे पे चली गई। तो गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में अगर नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से पानी कहां से आएगा? जो 2.3% पानी आपका एक्वाफर रिचार्ज नहीं होगा। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में अगर करना हो, आप हर किसान के दिमाग में अगर यही बात बैठा दें, किसान भाइयों बहनों के, कि अगर 9 इंच आप अपने खेत की चारों तरफ की मेड़ी ऊंचा कर लोगे तो 80 से 90% वर्षा का जल जो है वो आपके खेत में ही रह जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें बड़े परिवर्तन ला सकती हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ देश को बढ़ा सकती हैं। तो पानी का जो संरक्षण जो करते हैं, तो एक पानी ही नहीं, कभी किसी ने सोचा कि इस देश में 329 मिलियन हेक्टेयर टोटल जमीन है, जिसमें से मैंने कहा 140 प्लस माइनस 2 मिलियन हेक्टेयर में खेती बाड़ी होती है। पर ये जो बाकी की जमीन है, कम से कम 160 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो इरोडेड है, डिग्रेडेड है, बैरन है, हिल स्लोप है, हिल टॉप्स है, जहां आराम से जो है आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री है, आपके फल की सब्जियां हैं, अनेकानेक खेती बाड़ी, अनेकानेक चीजें की जा सकती है। आप सड़क बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्या आप ये नहीं सोच सकते? अब तो जेसीबी मशीन है, अब तो मिट्टी ट्रैक्टर में लाद के आती है, पड़ती है। क्या आप उस मिट्टी को वहां से नहीं उठाते जहां जो है इरोडेड है, डिग्रेडेड है, बैरन लैंड है, हिल स्लोप्स है, हिल टॉप्स है, जहां वाटर बॉडीज क्रिएट हो जाए? तो उसी पैसे में आप वाटर बॉडीज क्रिएट कर लोगे और उसी पैसे में आपका सड़क के लिए मिट्टी भी आ जाएगी। और अगर आप वाटर बॉडीज पूरे देश में जितनी सड़कों का जाल, चाहे वो ग्रामीण सड़क योजना जो है बना रहे हैं, या जो ये बड़ी बड़ी सड़कें नेशनल हाईवे बना रहे हैं, इसके साथ अगर वाटर बॉडीज को आप जोड़ें तो एक्वाफर रिचार्ज होता, वाटर हार्वेस्टिंग होती। और क्या होता कि जो आपका इरिगेशन के साथ ड्रेनेज को आप जोड़ लेंगे, इरिगेशन अलग, ड्रेनेज अलग। अगर आप मैक्सिको जैसे देश को, जो विकासशील देश है, अगर आप वहां देखेंगे तो कैनाल जा रही है तो उसके बगल में 1 मीटर डीप जो है वो जो है ड्रेनेज चैनल जाता है। तो पानी कैनाल का जो रिश्ता है उसी ड्रेनेज चैनल में जाता है और उस ड्रेनेज चैनल से फिर कैनाल में लिफ्ट कर दिया जाता है। तो जमीन जो इतनी बरदार होती, इंदिरा गांधी कैनाल एरिया जो राजस्थान जैसे में है, वहां पर ड्रेनेज की समस्या वहां हो रही है। तो देश में इरिगेशन और ड्रेनेज और ये जो रोड बनना है, इनको एक दृष्टि में देखना, वाटर हार्वेस्टिंग को भी इनके, इसीलिए मैं कहता हूं और प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि ग्रोथ तो हो रही है, सड़क तो बन रही है, पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि क्या प्लांट ग्रोथ है? अगर आप मिट्टी वहां से उठाते जहां वाटर बॉडी भी क्रिएट हो जाती, जो इरोडेड, डिग्रेडेड, बैरन लैंड अगर यूज हो जाती, तो मैं इसको कहता कि बहुत टिकाऊ, सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का ये काम है, इसे हम कर सकते हैं। नदियों के किनारे चर्चा चलती है, बहुत वर्षों से सुन रहा हूं। हम ब्राजील तो नहीं है कि इतने जो है हमारे पास वन प्रदेश हो जाएंगे, इतनी आबादी है, इतनी कम जमीन है।
पर जो हमारी रोटेड लैंड है, जो डिग्रेडेड लैंड है, जो रिवाइन्स हैं, जो नदियों के किनारे हैं, उन नदियों के किनारे हम पेड़ क्यों नहीं लगा सकते? योजना तो बहुत बनती है, पर सवाल यह है कि योजना बनाने में मूल मंत्र है पौधरोपण सामग्री कहाँ क्या लगेगा, कैसे लगेगा, और उसकी योजना 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस की आपको योजना लैंड रिफॉर्म, लैंड सिस्टम, इरोडेड डिग्रेडेड बैरन लैंड्स को बनाने के लिए, रिवाइन्स इनको यूज करने के लिए, इनको आच्छादित करने के लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, आपको निवेश करना पड़ेगा। मनरेगा में आप काम देते हैं, बहुत परिवर्तन उसमें हुए, बहुत सारे अच्छे परिवर्तन भी हुए, पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये मनरेगा के काम को हम प्रोडक्टिव एसेट में कैसे जोड़ दें। अगर आप प्रोडक्टिव एसेट में इस काम को जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ये टिकाऊ खेती के लिए और सर्वमुखी उन्नयन और विकास के लिए मार्ग को प्रशस्त करेगा। अगर गांव में काम नहीं है तो बगल में काम में, ब्लॉक में काम में हो सकता है, उसके लिए थोड़ा आपको धन की उसी में से और जरूरत पड़े, लोगों को सुबह ले जाइए और शाम को करा के काम वहां पर छोड़ जाइए, लेकिन प्रोडक्टिव एसेट जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर। निवेश मैं क्यों कह रहा हूं और निवेश पर क्यों मैं बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, मुझे काफी दुख होता है। आज हमारे पास कितना ज्ञान है, हम कहते हैं बहुत ज्ञान है, पर अगर आप सोचें तो जो आज हमारे पास ज्ञान है वो अज्ञान का रंच मात्र है। किसी भी देश और काल में जो ज्ञान हमारे पास होगा वो अज्ञान का रंच मात्र ही होगा, और आज के बौद्धिक संपदा अधिकार में ज्ञान ही धन है, और ज्ञान अगर अनंत है तो धन की प्राप्ति भी अनंत है। अगर ज्ञान अनंत है तो उन्नतशील तकनीकी के विकास खेती बाड़ी को आगे ले जाने के लिए अनंतता का आभास कराता है। ज्ञान किसी भी मूल्य पर मिले सस्ता होता है, ये समझने की आवश्यकता है निरंतरता के लिए, तरलता के लिए, सर्वमुखी उन्नयन और विकास के लिए। अब उदाहरण ले रहा हूं, बीमारी का काल चल रहा है। इस बीमारी काल में क्या ये नहीं हो सकता कि आप ये नहीं सोच सकते कि रस्ट तो आपने सबने देखा होगा गेहूं में, लेकिन धान में किसी ने रस्ट नहीं देखा होगा। ये संभव है कि ऐसा गेहूं आ जाए जिसमें रस्ट न हो, एक गुण धान से जा सकता है। C3 प्लांट्स है, C4 प्लांट्स है। C4 प्लांट आपका मक्का है, आपका ईख है, आपका जो है आपका बनाना जैसे पौधे, ये वातावरण से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भोज्य पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक होता है, तो भोज्य पदार्थ लेकर के बनाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गेहूं और धान को C3 से C4 में बदल दिया जाए? अवश्य हो सकता है। ये 20 वर्ष लगेगा, 25 वर्ष लगेगा, 30 वर्ष लगेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अनंतता का आभास कराते हैं, उनके गुणों को परिवर्तित करके या उनके गुणों को उपयोग करके एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस तरह यूज किया जाए कि खेती बाड़ी के अनेकानेक। यह जान के बहुतों को आश्चर्य होगा कि इस देश में या पूरे विश्व को ही अगर ले लें, 60% से ज्यादा जो नाइट्रोजन जो है, जो फिक्सेशन होता है, ये जमीन में बारिश के द्वारा या बिजली कड़कने या उससे भी बहुत ज्यादा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिक्स होता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे प्रशोधन हो, चाहे विविधीकरण हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे वाटर फिल्टरिंग हो, चाहे वाटर की गुणवत्ता बढ़ानी हो, अनेकानेक कामों में इनका, और इनके बहुत ही जिस तरह से जैव प्रौद्योगिकी बढ़ी है, उस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जिस तरह से अनुवंशिकी और पादप प्रजनन के नए नए मापदंड आए हैं, इनका बहुत सदुपयोग कर सकते हैं। जो मैं शुरू में ही कह रहा था और उस पर पुनः जोर दे रहा हूं, हम वेजिटेबल की बात करते हैं, हम क्रॉप की बात करते हैं, हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं, हम फिशरीज की बात करते हैं, हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप हस्बेंड्री, वेजिटेबल हस्बेंड्री, आप चले जाइए, हर हस्बेंड्री की बात करते हैं, पर हम लैंड हस्बेंड्री की बात नहीं करते। और लैंड जो है बेसिक है सबके लिए। तो जो समग्र प्रणाली भारतवर्ष जैसे देश को हम किसी से बारो नहीं कर सकते, हमारी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं।
तो उसके लिए जो समग्र प्रणाली का विकास करना होगा, उस समग्र प्रणाली के लिए हमें उन सब एक्टिविटीज के, किसान के गांव तक जाना पड़ेगा। मछली उत्पादन, दुग्धोत्पादन, पशुपालन से लेके पौधरोपण, कृषि, वेजिटेबल, सारे को समाहित करना पड़ेगा। पर अफसोस की बात यह है कि ये सारा का सारा स्पेशलाइजेशन के नाम पर डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। ये आपस में सिस्टम वाइड, सिस्टम अप्रोच विद ए सिस्टम पर्सपेक्टिव हो ही नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि विभिन्न विभाग में हार्मोनाइजेशन हो नहीं रहा है, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है एक साथ आ नहीं रहा है, सिनर्जीज डेवलप नहीं हो रही है, कॉम्प्लीमेंटरिटी कैपिटलाइज हो नहीं रही है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन की जगह हमें रिस्पांस करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्शन, रिएक्शन, इंटरैक्शन के बाद किसी चीज का मैनिफेस्टेशन होता है। हम हर चीज में शब्द भी यूज करते हैं तो रिएक्शन यूज करते हैं, हम रिस्पांस नहीं यूज करते। हमें ये भेद समझना पड़ेगा। हम जब भी बात करते हैं गति की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। हम नहीं सुनते कि कोई वेलोसिटी की बात करता। वेलोसिटी में दिशा के साथ मान के साथ दिशा भी है। तो दिशा विहीन जो स्पीड होती है, चाहे वो कितना भी ग्रोथ हो, बेकार की ग्रोथ होती है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा इस अंतर को कि हम बढ़ ही नहीं रहे हैं, किस वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे गांव की, हमारे घर की आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता की अनुपूर्ति के लिए हम क्या करें। हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की बात करें। किसी भी देश और काल में भारतवर्ष 1% से ज्यादा ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड का हिस्सा नहीं रहा और आने वाले किसी भी देश और काल में 2% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकेगा। आप चाहे कोई भी एस्टिमेट और स्टेटिस्टिक्स लगा लीजिए, अब 2% तो इनसिग्निफिकेंट। यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है और इस मार्केट के लिए हमें कृषि का उन्नयन और विकास अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए ग्रोथ की असीम संभावनाएं। अब सवाल ये है, बहुत चर्चा होती है, पशुपालन की बहुत चर्चा होती है। ब्राजील का नाम मैं ले रहा था। कोरोना का प्रकोप काफी भयंकर है, पर वही ब्राजील गाय हमारे यहां से ले गया था, केरला से और कर्नाटका का जो इलाका केरला के लगे हुए। अब उस पूरे देश की गायें जो हैं 20 लीटर औसत दूध देती है। हमारे पास जितने डिस्क्रिप्ट ब्रीड हैं, उन डिस्क्रीट ब्रीड का अगर हम उन्नयन और विकास नहीं करेंगे, हम क्रॉस ब्रीड के पीछे पड़कर रहेंगे, तो निश्चित रूप से उन्नयन और विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसमें निवेश किया जाए, इसमें निरंतरता लाई जाए। मछली का उत्पादन, जैसे मैंने कहा कि 15 गुना बढ़ गया, पर ये 15 गुना पर अगर आप दृष्टिपात करेंगे, जो अंतस्थलीय मछली है, जो इनलैंड एक्वाकल्चर है, ये सारी की सारी ग्रोथ वहां से आ रही है। जो समुद्री मछली है उसका तो कंपाउंड ग्रोथ रेट 1%, 1.5% के आसपास है। अब अंतस्थलीय मछली की कितनी संभावना है। भारतवर्ष को ही नहीं, एशिया को खिलाने की सामर्थ्य आप रखते हैं। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आंध्र प्रदेश में सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर वाटर बॉडीज में आप मछली का उत्पादन करते हैं और बिहार में भी आप 35-40% मछली जो है वहां से भेजते हैं। भाई बिहार में तो 8 लाख एकड़ चौर लैंड है। चौर लैंड वो लैंड होती है जहां 6 महीने, 8 महीने, 5 महीने पानी लगा रहता है। अगर उन वाटर बॉडीज में आप मत्स्यस्थलीय मछली का उत्पादन करने लगे तो कितना रोजगार का सृजन होगा और कितना जो है आय में वृद्धि होगी। जिन सड़कों की मैं बात कर रहा था कि सड़क बना रहे हैं, वो तो अच्छी बात हो रही है, ईंट के भट्ठे यूज कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात कर रहे हैं, पर अगर उसी के साथ अगर ये वाटर बॉडीज का क्रिएशन आप कर लेते, इरोडेड, डिग्रेडेड, बैरन लैंड जो बहुत सारी पड़ी हुई है,
तो उससे क्या होता, रोजगार का सृजन होता, वाटर का संचय होता और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता। उसी तरह से मैं तो बहुत दिन में 2-4 बार जब मुझे याद आता है, किसी का फोन आता है, लोग बताते रहते हैं, तो मैं नमन करता हूं वैज्ञानिकों को। रोज कुछ न कुछ होता है। और तो सब छोड़ दीजिए, आप सूकर पालन किया, ऐसी ऐसी उन्नतशील प्रजातियां देश में विकसित हैं कि पुरानी प्रजातियां अगर साल भर में 35 किलो बॉडी वेट लेती हैं, तो उन्नतशील प्रजातियां